चलिए, पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कल संवाद किया और इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि विपक्ष को अभी से हार का डर सता रहा है। कोलकाता में विपक्षी दलों के नेताओं के जमावड़े पर रविवार को पीएम मोदी ने न सिर्फ बड़ा हमला बोला, बल्कि उनकी एकजुटता को भ्रष्टाचार और घोटाले का गठबंधन करार दिया। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है। ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है। ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। ये बंधन तो घोटालों का बंधन है। ये बंधन तो नकारात्मकता का बंधन है। ये बंधन तो अस्थिरता का बंधन है। रविवार को नमो ऐप के जरिए महाराष्ट्र और गोवा के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के दौरान पीएम विपक्ष के नेताओं पर हमला बोल रहे थे। इस दौरान पीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता अभी से ईवीएम का नाम लेकर हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी से इन लोगों ने हार के बहाने भी बताने शुरू कर दिए। अभी से ही ईवीएम को विलेन बनाया जा रहा है। यह स्वाभाविक है कि हर राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है, लेकिन चिंता की बात तब होती है जब कुछ दल जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने पर भी विपक्ष के नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। इतने सालों तक उन्होंने देश को बर्बाद किया और अब ये संवैधानिक संस्थाओं को भी बदनाम करने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने शरद यादव के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कोलकाता के मंच से बोफोर्स घोटाले का नाम लिया था। शरद यादव के बयान पर पीएम ने कहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती। जिस मंच से ये लोग देश और लोकतंत्र बचाने की बातें कर रहे थे, उसी मंच पर एक नेता ने बोफोर्स घोटाले की याद दिला दी। आखिर सच्चाई कब तक छुपती है? पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला किया तो विपक्ष की तरफ से भी पलटवार हुए। शरद यादव ने अपने बयान को स्लिप ऑफ टंग बताकर पीएम पर हमला बोला तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए उसको भी मुद्दा बना रहे तो किसी कैसी लाचारी में फंसे हुए हैं। यानी प्रधानमंत्री की को मतलब यानी एक तिनके का सहारे की जरूरत है। मोदी के अलावा कोई कह नहीं सकता कि यहाँ प्रधानमंत्री को कोई कह सकता है। यहाँ पर हर व्यक्ति उसके लिए पात्र है। इसलिए जो विपक्षी दलों की एकता नजर आ रही है, उससे बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। दिल्ली की लड़ाई मुहाने पर है। ऐसे में वार पलटवार में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है, लेकिन जिस तरह से तकरीबन पूरी विपक्षी पार्टियों के नेता कोलकाता में एक मंच पर पीएम मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं, उससे 2019 की लड़ाई पीएम वर्सेस ऑल होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के साथ ही संदेश दे रहे हैं कि हम उनके साथ जो राम के साथ। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। अपनों की जुबान, अपनों के बयान, लेकिन जो बात जुबान से निकली वो पाला बदलती दिखाई दी। साफ संदेश था कि जो राम के साथ हम उसके साथ, लेकिन एक शर्त जूझ। कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करे कि मंदिर बनाएंगे, तो उसके बारे में भी विचार करेंगे। उसने जो प्रतिबंध लगाया है कि संघ के स्वयंसेवक कांग्रेस में नहीं जा सकते, उस प्रतिबंध को वापस ले। वैसे संदेश जो देना था वो दे दिया, लेकिन अब आलोक कुमार सफाई दे रहे हैं कि इस बयान का वो मतलब नहीं था जिसका प्रचार हो रहा है। हम सबसे कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठो और इस मुद्दे का समर्थन करो, मैनिफेस्टो में भी डालो। कांग्रेस डालेगी तो उसको भी धन्यवाद कहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस मुद्दे में डाल लेगी तो हम उसके समर्थन में जुट जाएंगे। वैसे कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही राम मंदिर पर पाला बदल ली।
और मंदिर बनाने का दावा कर दिया तो कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया और रोड़े अटकाने का आरोप लगा दिया। पापियों से राम मंदिर नहीं बन सकता है, क्योंकि ये मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान करके चलिए। के आंदोलन का पूरी तरह से नेतृत्व किया है और वहां पर मंदिर निर्माण चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, वो राम भक्तों का साथ कभी नहीं देती। इन बयानों के बीच शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर का शिलान्यास कुंभ के बाद करने का ऐलान कर दिया। अब उनको राजनीतिक बयानवीरों की जुबान पर भरोसा नहीं रहा। और सत्तारूढ़ होने की शर्त ये है कि उसको संविधान की शपथ लेनी होगी। संविधान धर्मनिरपेक्ष है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी यदि ये कहती है कि हम मंदिर बनाएंगे तो ये धोखा है। चुनावी साल हो और राम मंदिर की गूंज सुनाई ना दे, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ गई। सरकार ने हाथ खींच ली और साधु संत आगे बढ़कर हुंकार भर रहे हैं। साफ है कि चुनाव करीब आने के साथ ये मुद्दा अभी और गर्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8। असम बिल मुद्दे पर जेडीयू अपने पुराने रुख पर कायम है। राज्यसभा में पार्टी इस बिल का विरोध करेगी। जेडीयू की बैठक में फैसला लिया गया। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन के लिए जेडीयू ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता वशिष्ठ नारायण सिंह करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव पर अपनी रणनीति और कई विवादित मुद्दों पर अपनी नीति तय करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने मीडिया को बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा होते हुए भी राज्यसभा में आसाम सिटीजन बिल का विरोध करेगा। इस सिलसिले में प्रशांत किशोर के साथ केसी त्यागी आसाम जाएंगे। जो समाजवादी आंदोलन की विरासत के सवाल हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो, पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। नंबर 1। नंबर 2, जो नया सवाल है आसाम में जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके जो अमेंडमेंट का मामला है, उसमें राज्यसभा में जो लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड था उसकी हम निंदा करते हैं। वॉकआउट करना सरकार का समर्थन करना जैसा होता है। इसलिए राज्यसभा में ये बिल आएगा पास होने के लिए, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी। इसके अलावा फरवरी के अंत तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय की जाएगी। वशिष्ठ नारायण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें ललन सिंह और विजेंद्र यादव भी शामिल हैं। ये कमेटी उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। बिहार के जो उम्मीदवारों का चयन है, चूंकि आपके लिए बड़ा सवाल वो भी है, तो वशिष्ठ नारायण जी को पार्टी का अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस फैसला लेने संबंधी निर्णय में जो पूर्व के जो 2 अध्यक्ष हैं, श्री ललन सिंह जी और श्री विजेंद्र बाबू, वो भी उनका सहयोग करें। ठीक। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पवन वर्मा भी शामिल थे। उन्होंने बैठक में लिए गए कई फैसलों की जानकारी न्यूज़ 18 को दी। फरवरी के आखिर तक चुनाव के ऐलान के पहले सीटों का बंटवारा बातचीत के जरिए बिना किसी विघ्न या बाधा के या किसी भी तरह के विवाद के हो जाएगा। जेडीयू के उन नेताओं का फरवरी की मीटिंग का बेसब्री से इंतजार रहेगा जो खुद को इस बार लोकसभा प्रत्याशी का दावेदार मान रहे हैं, क्योंकि इसी मीटिंग में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा। पटना से आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। चलिए, भ्रूण हत्या पर सीएम रघुवर दास ने डॉक्टरों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने साफ कहा कि इसमें शामिल लोगों की असली जगह होटवार जेल है। रांची के हरमू में आयोजित शहरी समृद्धि उत्सव में मुख्यमंत्री ने जहां सबका साथ सबका विकास की बात दोहराई, वहीं कांग्रेस पर जमकर वार किया। रांची के हरमू मैदान में झारखंड के सीएम रघुवर दास एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में दिखे।
मौका था शहरी समृद्ध उत्सव का, जहां से सीएम ने केवल अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, बल्कि आने वाले दिनों में सरकार की क्या प्राथमिकता होगी इस बारे में भी बखूबी से अपनी बातें रखी। सीएम ने शहरी समृद्ध उत्सव के मंच से बेटियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टरों को कड़ी चेतावनी दी और कहा, बच्चियों की भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टर की जगह होटवार जेल होगी। पैसे वाले लोग होते हैं, वो भ्रूण हत्या के लिए अल्ट्रा मशीन में देखते हैं बेटा हो रहा, बेटी हो रही है। हमने स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया कि इस तरह की कोई डॉक्टर भ्रूण हत्या का अल्ट्रासाउंड में बेटा बेटी का काम देखता हो, वो डॉक्टर को होटवार जेल भेजने का। सीएम ने डॉक्टरों से अपील भी की है कि वे सृष्टि के काम में बाधक नहीं बने। उन्होंने एक कविता पढ़कर बेटियों के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार भी किया। माँ अपनी उंगली पकड़कर मुझे आने दे, माँ मुझे इस जगत में आने दे, माँ अपनी उंगली पकड़कर मुझे चलने दे। तू परीक्षण भ्रूण का किस लिए करती है, अपनी आकृति को फिर आकार लेने दे। माँ तेरे जैसी ही तो मैं पैदा होने वाली बच्ची हूं, अपनी आकृति का पुनः सृजन होने दे। शहरी समृद्ध उत्सव में सीएम रघुवर दास ने अपनी सरकार के कामों का न केवल बखान किया, बल्कि सरकार की प्राथमिकता क्या होगी इसका भी संदेश दिया, जिसमें 2020 तक सभी गरीबों को घर देना, योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करना, सरकारी योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना, कोल्हान के सभी जिलों में विकास के कामों को बढ़ाना, 40 करोड़ की लागत से हज हाउस का निर्माण और जाति और संप्रदाय से हटकर सबके साथ सबका विकास करने की योजना शामिल है। पहली बार पारदर्शी ढंग से जिन लाभुक को जो सुविधा मिल रही है, मीडिया समाचार पत्र के माध्यम से हर को जानकारी हो रही है कि सरकार की ये योजना जिसके लिए गरीब हकदार था, वो हक उनको मिलने का काम। विकास योजनाओं को गिनाते गिनाते सीएम सियासी हमले करने से भी नहीं चुके। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया और कहा, पहले विकास योजनाओं की राशि जनता तक नहीं पहुंचती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इस संदर्भ में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देश के समक्ष, मीडिया के समक्ष ये विचार रखे थे कि दिल्ली से हम 100 पैसे भेजते, वो पंजा का हाथ कहां घसते घसते गांव तक 15 पैसे। जाहिर है 2019 का वक्त है, ऐसे में झारखंड सरकार सूबे में विकास की योजनाओं की झड़ी लगाकर जहां जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं अपने विरोधियों पर हमले कर उनके लिए मुश्किलें खड़े करने से भी सीएम पीछे नहीं हट रहे। अजय लाल, न्यूज़ 18, रांची। आज पौष पूर्णिमा है और आज से ही प्रयागराज में संगम की रेत पर बने हजारों तंबुओं में लाखों श्रद्धालु पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ 1 महीने तक कल्पवास करेंगे। सनातन धर्म में क्या है कल्पवास का महत्व, रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर हर साल माघ मेला, 6 वर्षों में कुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ और माघ मेले में 6 प्रमुख स्नान पर्व पड़ते हैं: मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। कुंभ और माघ मेले में लाखों श्रद्धालु भी यहाँ आकर कल्पवास करते हैं। कल्पवासी 1 माह यानी माघी पूर्णिमा के स्नान तक कुंभ में बने तंबुओं में रहकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रोजाना गंगा स्नान करते हैं। कल्पवासी इस दौरान पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। 35 साल में हो गया, 36वां साल चल रहा है।
और यहाँ से सब मंजन करके जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं गंगा में, फिर शिवलिंग वहाँ पितरों को तर्पण करते हैं, फिर शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद किंचन दान देते हैं पंडा के पास आके और संकल्प करवा के, तो फिर यहाँ आते हैं, यहाँ फिर अपना पूजा पाठ करते हैं, जमीन में सोते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। सर सुबह हम 5 बजे स्नान करने जाते हैं, वहाँ से स्नान करके आते हैं, उसके बाद नित्य के अपना पूजा पाठ में काम में लग जाते हैं, भगवान प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं, भजन करते हैं। शाम को दीप महायज्ञ चलता है, उसके लिए भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। वहीं शिवहरी योगी मौनी महाराज के मुताबिक कल्पवास करने के लिए 32 प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, लेकिन 4 ऐसे सख्त नियम भी हैं जिसका पालन हर कल्पवासी को करना जरूरी है। 1 माह तक जमीन पर सोना और चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण करना इनके सात्विक जीवन में शामिल है। मान्यता है कि कल्पवास करने से व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सीताराम गंगा तुलसी सालिक राम। अगर व्यक्ति 32 प्रकार के नियमों के अनुसार कल्पवास करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के समुचित पाप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 4 मुख्य हैं। पहला तो है चरित्रवान होना, दूसरा है एकाहार होना अथवा फलाहारी होना, दूसरा है महाराज कि नित्य प्रति मिथ्या का परित्याग करना, चौथा है भगवत कृपा में अपने आप को समर्पित रखना, यज्ञ पूजा पाठ करके गंगा जल का सेवन करना, भूमि में शयन करना, तथा जो उसके सहायक नियम हैं कि अपने संकल्प, अपनी क्रिया, अपने योग, अपने चिंतन, अपने मनन, अपने जप, अपने साधन, अपने दान, अपने पुण्य, अपने सत्कर्म, अपने श्रद्धा, अपने विश्वास और अपनी संस्कृति के प्रति सदा समर्पित मन से रह करके कहीं उससे उसके आडंबर में फंस के नियमों का उल्लंघन न करना। संगम में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आप भी कुंभ आइए और आस्था के मेले में सराबोर हो जाइए। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज कुंभ। नौवें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शिरकत की। उन्होंने इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण बताया और गुजरात के लोगों की तारीफ की। वेंकैया नायडू ने कहा कि गुजरात की धरती महापुरुषों की है। यहाँ के लोगों ने अपनी कारोबारी खूबियों के चलते पूरी दुनिया में नाम कमाया है। चाहे वो हीरा, कपड़े या फिर कोई और कारोबार हो, वे अपने जुनून और मेहनत के बल पर तरक्की कर रहे हैं। और वाराणसी में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आगाज होना है और इसे लेकर तरह तरह की तैयारियां की जा रही हैं। पारंपरिक नाच और देसी खाना प्रवासियों को परोसने की तैयारी है। कलाकार इसे लेकर काफी तैयारियां कर रहे हैं। नाच गान कर लोगों के दिलों को जीत रहे हैं। दुबई, मलेशिया, कजाकिस्तान, सूरीनाम, अमेरिका आदि देशों के प्रवासी भारतीय आ रहे हैं। और आपको बताएं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और इधर जयपुर में राजकुमार यादव का अनोखा शौक है। वे सदियों पुराने सिक्के और नोट के साथ विदेशी करेंसी भी जमा करते हैं। उनके पास 17वीं सदी के सिक्के भी मौजूद हैं। वे पिछले 30 साल से पुराने सिक्के नोट जमा कर रहे हैं। राजकुमार के पास ऐसे सिक्के मौजूद हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए है। असम की राजधानी गुवाहाटी में डॉग शो का आयोजन किया गया और इस डॉग शो में तरह तरह की प्रजाति के डॉग नजर आए। जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, लेब्रा के अलावा कई अन्य नस्लों के डॉग ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। और बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।